नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए मुगलकालीन भारत में भू राजस्व प्रणाली के संबंध में चर्चा करते हैं। ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले वीडियो नंबर 1 अपलोड किया जा चुका है, जिसे आप अवश्य देख लें। शुरू करते हैं। मुगलकालीन भारत में भू राजस्व प्रणाली के संबंध में चर्चा करने से पहले इस वीडियो में हम कृषक या किसान या रैयतों के बारे में जान लेते हैं, किस प्रकार के होते थे, किस प्रकार की श्रेणियाँ थी इनकी। चूँकि वीडियो नंबर 1 में मैंने भूमि को जानने का प्रयास किया था, भूमि के संबंध में, भूमि के विभाजन और उसकी मापक इकाइयों के संबंध में चर्चा की थी। तो ये वीडियो नंबर 2 है। इसमें हम किसान या कृषक या रैयत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, किसानों की 2 श्रेणियाँ थीं उस समय। पहली श्रेणी में विशेष सुविधा प्राप्त या रियायती किसान आते थे। ये कालानुतुरान कहलाते थे और ये ऊंची जाति के लोग होते थे और इनसे कम राजस्व वसूला जाता था। तो ये विशेष सुविधा प्राप्त या रियायती किसान जो थे, ये समाज में जिनकी प्रतिष्ठा होती थी, जिनका रुतबा होता था, ऐसे लोग हुआ करते थे। इनके पास ज़मीनें भी ज़्यादा होती थीं। तो ये और ऊंची जाति से संबंध रखने वाले लोग होते थे, क्योंकि उस समय जातिवाद बहुत ज़्यादा था। तो जो ऊंची जातियां और नीची जातियां, इस तरीके की जातियां हुआ करती थी। तो जो ऊंची जाति के लोग थे वो विशेष सुविधा प्राप्त या रियायती किसान की श्रेणी में आते थे। इनको कालानुतुरान कहा जाता था और ये राजस्व भी कम देते थे। दूसरी श्रेणी आती है सामान्य किसान की या गरीब नीची जाति के। ये सामान्य किसान की श्रेणी में जो आने वाले लोग थे, इनको रेजा रियाया कहा जाता था और ये गरीब होते थे, नीची जाति से संबंध रखते थे। इनको राजस्व भी अधिक देना पड़ता था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनके प्रकार के बाद किसानों के प्रकार। देखिए, किसान किस प्रकार के हुआ करते थे, जान लेते हैं। पहला था, देखिए, खुद काश्त है। इसमें खुद काश्त किसान कौन होते थे? वे किसान जो स्वयं की ज़मीन पर खेती करते थे, यानी कि स्वयं की ज़मीन पर खेती करने वाले, अपने गांव में ही जिनकी ज़मीनें होती थीं और ये भूमि के मालिक होते थे। यह कम राजस्व देने वाले किसान होते थे। तो इस प्रकार के जो किसान होते थे वो खुद काश्त किसान कहलाते थे, क्योंकि ये अपनी ही ज़मीन पर खेती करते थे। इसलिए चूँकि इनकी अपनी ही ज़मीन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो ये ज़मींदार टाइप के लोग थे। इनको ज़मींदार कहा जाता था। ये ज़मींदार हुआ करते थे, चूँकि इनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी और ये अपनी ही ज़मीन पर खेती करते थे और इनके अपने गांव में ही होती थी, जो इनके राजस्व क्षेत्र में आती थी। ये भूमि के मालिक होते थे, जो जिनको स्थायी अधिकार प्राप्त थे या संपत्ति को बेचने का अधिकार इनको था। तो इस प्रकार के जो किसान हैं उनको खुद काश्त किसान कहा जाता था। अगला है, देखिए, पाही काश्त। तो पाही काश्त जो होते थे, इनको ऊपरी भी कहा जाता था। ऊपरी भी कहा जाता था। ये कौन किसान होते थे? देखिए, जान लेते हैं। ये वो किसान होते थे जो खेती करने के लिए दूसरे गांव में जाते थे या इनको बुलाया जाता था। एक स्थायी तथा लंबे समय के अभिकरण के साथ इनको बुलाया जाता था कि आप इतने समय तक यहाँ रह कर के खेती करेंगे। और वो खेती जो होती थी वो लगभग बंजर भूमि होती थी, जो कृषि योग्य बनाने हेतु इनको बुलाया जाता था। खाली पड़ी होती थी, या तो ऐसी ज़मीन होती थी जो खाली पड़ी होती थी जिस पर खेती नहीं होती थी। इस प्रकार की ज़मीनें हुआ करती थीं और इनको उस पर खेती करने के लिए बुलाया जाता था। तो उस ज़मीन के मालिक नहीं होते थे ये। वो जो ज़मीन वहाँ पर होती थी, जो दूसरी ज़मीन खेती करने के लिए जाते थे दूसरे गांव में, तो वह ज़मीन इनकी अपनी ज़मीन नहीं होती थी और यह अपने परिवार के साथ, माने कि जो इनका परिवार हुआ करता था, उसी परिवार के जो सदस्य हुआ करते थे उनको उस खेती में लगाते थे, कार्य करते थे। परिवार के सहित ये गांव में जाते थे और वहीं पर घास फूस की झोपड़ियाँ बना करके रहते थे और खेती करते थे, जबकि इनका मूल जो निवास स्थान था वो दूसरे गांव में हुआ करता था। और वहाँ पर ये उनका अपना ज़मीन भी होती थी, थोड़ी बहुत या ना भी होती थी, लेकिन होती भी थी। तो इस प्रकार के जो ज़मीन इनकी अपने गांव में होती थी, वहाँ की ज़मीन के तो ये अपने मालिक होते थे, लेकिन जो खेती करने के लिए इनको बुलाया गया था, ये दूसरे गांव में जाकर के खेती करते थे,
उसमें इनका अधिकार नहीं था, ये मालिक नहीं होते थे। इनको केवल एक स्थायी कुछ समय तक अभिकरण एक के रूप में कार्य करते थे, कि एजेंसी टाइप की इनको मिली होती थी, उसी में ये खेती करते थे। तो चूँकि इनके पास साधन होते थे, साधन संपन्न होते थे, जो कृषि साधन थे उनके साथ ये रहते थे, तो इनको जो है खेती करने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता था या बुलाया भी जाता था, क्योंकि ये खेती के बारे में या जैसे खेती के संबंध में पूरी जानकारी भी रखते थे और इनके पास सुविधाएं भी होती थी। अगला है देखिए इसमें मुजारे। तो मुजारे कौन होते थे? मुजारे जो होते थे वो जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते थे, वे काश्तकार जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते थे, उनकी अपनी ज़मीन नहीं होती थी या ना के बराबर होती थी, मतलब उनकी अपनी ज़मीन जो है नहीं होती थी ये, या होती भी थी तो थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन ये दूसरों की ज़मीन पर खेती करते थे। जैसे इनको या क्या नाम खुद काश्त किसान हैं, तो इनको ये मुजारों को रख लेते थे खेती करने के लिए। इनको मुजारियन भी कहा जाता था, मुजारियन। कहीं पर ये शब्द आएगा मुजारियन तो आप इसको कंफ्यूज मत होइए, तो मुजारियन भी कहा जाता था। तो मुजारे जो होते थे इनकी अपनी ज़मीन नहीं होती थी लगभग, ये दूसरों की ज़मीन पर खेती करते थे। और जिन लोगों के पास मतलब अधिक खेती होती थी, जो जैसे खुद काश्त हुए, तो ये उनको खेती करने के लिए रखते थे, मुजारे कहलाते थे ये लोग। तो ये क्या है, इनका खेती करने के लिए इनको रखा जाता था, और ये वे किसान या काश्तकार होते थे जो ज़मीन जो है नहीं रखते थे अपने पास में, दूसरों की ज़मीन पर खेती करते थे। मतलब ये खुद काश्त किसान है, उनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, तो उनको खेती करने के लिए जो लोग चाहिए थे, तो वो मुजारों को रखते थे इस पर खेती करने के लिए। या और भी लोग होते थे जिनके पास बहुत खेती होती थी, तो उस पर खेती का काम करने के लिए ये मुजारे ही करते थे। देखिए वे लोग क्या करते थे, जिनके पास अधिक खेती होती थी वो इनको ज़मीन उठा देते थे कि आप इस पर खेती करिएगा। मतलब स्वयं खेती नहीं करते थे, खुद काश्त लोग जैसे किसान हैं वो अपने आप खेती नहीं करते थे, लेकिन वो खेती अपनी करवाते थे तो किसी को उठा देते थे। जैसे वो लोग मुजारे लोग जो होते थे खेती ले लेते थे उनकी, चलिए मैंने इसको उठा दिया है अब आप करिए इसको, तो खेती जो है उसको उठा देते थे और ये लोग खेती को करते थे। ठीक है, तो ये चूँकि लगान इनको नहीं देना होता था, लगान तो भू स्वामी ही देगा, और ये ना तो इसको बेच सकते थे, इनको कोई अधिकार उस पर नहीं था, ये खाली खेती करने के लिए थे। तो इनकी स्वयं की तो अपनी खेती नहीं होती थी, लेकिन दूसरों की खेती पर कृषि कार्य करते थे, और अपनी खेती होती भी तो ना के बराबर होती थी इनके पास। ठीक है, तो ये इस प्रकार के किसान होते थे। और जो स्थायी होते थे, मतलब स्थानीय होते थे, जो स्थानीय क्षेत्र में ही अपनी खेती करते थे, बाहर नहीं जाते थे। अगला है देखिए, इसी में एक प्रकार है जो भूमि हीन श्रमिक के श्रेणी में प्रकार में आता है। तो भूमिहीन श्रमिक जो होते थे वो कौन होते थे? इनको खेतिहर मजदूर या कृषि मजदूर भी कहा जाता था। ये मुजारे की तरह ही हुआ करते थे, लेकिन ये एक जैसे लंबे समय तक उठाते थे, ले लेते थे ज़मीन इन लोगों की करने के लिए, उस तरीके के नहीं थे। ये मजदूर टाइप के लोग होते थे जो खेती में मजदूरी का काम करते थे। इनकी अपनी खेती नहीं होती थी, इनके पास भूमि नहीं होती थी, लेकिन ये मजदूर के रूप में कृषि कार्य करते थे। देखिए, तो ये हुए कृषि के बारे में, कृषक के बारे में जो प्रकार या श्रेणियाँ थीं उनके संबंध में चर्चा हो गई। अब बात करते हैं देखिए कृषि तकनीकी। तो कृषि तकनीकी क्या थी? खेती में प्रयुक्त कृषि तकनीकी के मामलों में भारत किसी भी प्रकार से पिछड़ा नहीं था। उसमें मुगल काल में मतलब भारत में तमाम तरीके की तकनीकी प्रयुक्त की जाती थी कृषि के लिए या कृषि में। देखिए कृषि तकनीकी क्या थी उस समय की, तो उसमें छिद्र बपन थी, ड्रिल सोइंग जो थी, ड्रिल सोइंग से बुवाई होती थी, उसको खेत को जोता जाता था और बुवाई भी इस तरीके से होती थी। दूसरी थी उसमें चोप बुवाई होती थी, जो डिबलिंग
सोइंग बोली जाती थी। और देखिए 2 फसलें भी ये लोग करते थे, 3 फसल भी कर लेते थे एक साथ में, माने कि उनकी सह फसली जो होती थी। जैसे एक साथ में गेहूँ लगा दिया, गेहूँ के खेत में ही उन्होंने सरसों डाल दी या मटर डाल दी, तो इस तरीके से 3-3 फसलें एक बार में ही कर लेते थे। एक बार में ही 3 या 2 फसलें ये कर लेते थे। सरसों के साथ में गेहूँ कर लेते थे, या सरसों और गेहूँ फिर उसके बाद मटर भी कर लेते थे उसी में। तो इस प्रकार के ये सहफसली होते थे, मतलब एक साथ में 2 या 3 फसलें कर लेते थे। और फसल चक्र अपनाते थे, मतलब ये किसके बाद क्या लगाना है, गेहूं के बाद क्या लगना है, और दलहन वाली फसलों के बाद कौन सी फसल लगेगी। तो एक रोटेशन था इनका, मतलब क्रॉप रोटेशन का भी प्रयोग किया जाता था। मतलब उससे क्या होता है ना कि उर्वरा शक्ति बनी रहती है, ज़मीन का जो उपजाऊपन होता है वो बना रहता है। क्रॉप रोटेशन होती है, मतलब ये गेहूं के बाद क्या होगा, गेहूं के बाद में फिर जो ज़मीन होगी उस पर धान होगा, धान के बाद में क्या होगा, इस तरीके से एक जो क्रॉप फसल चक्र होता है वो चलता था, इसको अपनाते थे। सिंचाई देखिए कृत्रिम सिंचाई होती थी, कुआं, तालाब, नहर और रहट का भी प्रयोग किया जाता था सिंचाई में। तो ये कृत्रिम सिंचाई होती थी, कुआं इसके लिए होते थे, तालाब होते थे, नहरें होती थी और रहट का प्रयोग किया जाता था। देखिए उस समय की नकदी फसलें कौन कौन सी थी, गन्ना था, कपास था, नील थी। ये जो सिंचित भूमि पर या दोआब क्षेत्र पर होती थी, जहाँ पर जो दोआब क्षेत्र होते थे और जो उपजाऊ क्षेत्र होते थे वहाँ पर ये खेती की जाती थी। तो ये थे इनकी कृषि तकनीकी। जैसे इसमें हुआ छिद्र बपन विधि, ड्रिल सोइंग थी, और चोप बुवाई जो बोली जाती थी, सह फसली भी थी, और फसल चक्र भी अपनाते थे कृषि तकनीकी में। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि मतलब इतिहासकारों ने लिखा है, या जो विदेशी यात्री थे उन्होंने भी कहा है कि भारत में जो जिस प्रकार की कृषि तकनीकी अपनाई जाती थी उसको देखकर ये नहीं कहा जा सकता ये किसी प्रकार से अन्य देशों से, क्षेत्रों से पिछड़ा हो। तो ये देश पिछड़ा नहीं था, इसमें भी कृषि के संबंध में उच्च तकनीकियाँ थीं और जो अपनाई जाती थीं उच्च पैदावार के लिए। अगला है मनुची के अनुसार, मनुची जो इतालवी यात्री थे उन्होंने लिखा है कि कपास, शहतूत, अफीम एवं नील के पौधों से प्राप्त उत्पाद भारत से बाहर निर्यात किए जाते थे। देखिए ये जो कपास है, शहतूत है, अफीम है या नील के पौधों से जो प्राप्त होने वाले उत्पाद थे ये भारत से बाहर निर्यात भी किए जाते थे। इसके अलावा भी जैसे लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, ये भी निर्यात किए जाते थे और महंगे भी हुआ करते थे। तो हमारे देश में चूँकि खाद्यान्न उत्पादन और सब्जी मसालों आदि के उत्पादन में ये कम नहीं था, उसमें मुग़ल काल में भी इनका उत्पादन बहुत होता था, काफ़ी होता था। तो ये संपन्न था देश इनके उत्पादन में। उस समय जो सामान्य जनसाधारण लोग हुआ करते थे उनका जो आहार था उसमें चावल, ज्वार है, बाजरा है और दालें प्रमुख हुआ करती थी। तो कई यात्री आए हैं, जो विदेशी यात्री आए, जैसे फ्रांसीसी यात्री जो एक थे, क्या नाम उनका, ट्रेवनियर जो थे, उन्होंने कई प्रकार की तरकारियों के बारे में, सब्जियों के बारे में लिखा है कि यहाँ बहुत प्रकार की सब्जियाँ देखने को मिलती थी, बिकती थी बाज़ारों में। बंगाल में उन्होंने कई प्रकार की 3-4 प्रकार की लगभग सब्जियों के बारे में चर्चा की कि यहाँ पैदा होती थी। और गुड़ है, दूध है, अलसी है, सरसों है, इनसे और उनसे पनीर है, ये सब इनकी मिठाइयाँ, इनसे बनने वाली, पनीर से बनने वाली, तो अब ये सस्ती थी। मतलब ये कुल मिलाकर के देश में इनका उत्पादन अच्छा होता था, कृषि अच्छी थी, तो ये सारी चीज़ें होती थी हमारे देश में। तो नमक के बारे में, बंगाल में जो नमक था अत्यधिक दुर्लभ था, चूँकि नमक उस समय कम खाया जाता था। तो ये लोग नमक का प्रयोग जो था कहीं कहीं पर, ये उस समय नमक जो आज के ज़माने में जो नमक हम लोग प्रयोग करते हैं ये सस्ता पड़ता है, लेकिन उस समय ये नमक महंगा हुआ करता था, दुर्लभ हुआ करता था। तो नमक के स्थान पर कई इतिहासकारों ने लिखा है कि बंगाल में नमक की जगह पर जो केले होते हैं ना, केले के तने होते हैं, उसको ये सुखा कर के, जला कर के उसकी राख प्राप्त करते थे। तो उससे ये कुछ नमकीन सा अंश हो रहता होगा उसमें, उसका प्रयोग नमक की जगह पर करते थे। तो अब देखिए इसमें इस प्रकार के हमारे देश में खरबूजा है, तरबूज है, बेर है, नारियल है, तमाम तरीके के फल हैं, वो सब हुआ करते थे।
कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसमें जो मिर्च थी, लाल मिर्च, मिर्च और लाल मिर्च, इनका प्रयोग 17वीं शताब्दी में नहीं होता था। माने कि ये अपरिचित थे, ये लोग जो भारत के लोग थे मुग़ल काल में 17वीं शताब्दी में इनके प्रयोग का कोई कहीं पर ये उल्लेख नहीं मिलता है कि ये मिर्च, लाल मिर्च और मक्का भी है, मतलब आलू, मक्का, लाल मिर्च और सूखी मिर्च, इनका प्रयोग नहीं होता था, ऐसा माना जाता है। क्योंकि 17वीं शताब्दी में ये लोग लिखते हैं कि ये अपरिचित थे इनके प्रयोग से। तो कौन कौन सी चीज़ें थी उसमें थी, मक्का था, आलू था, लाल मिर्च और सूखी मिर्च थी। ये इनसे जो है इनको अपरिचित माना जाता है। कहा जाता है कि भारत में 17वीं शताब्दी में भारत के लोग जो थे वो लगभग इनसे अपरिचित थे, इनके प्रयोग से। बाकी सारी चीज़ें, वस्तुएं प्राप्त होती थी, जैसे ताड़ी बना लेते थे ये, और महुआ का तेल, महुआ का पेड़ था, उससे गन्ने के रस से ये ताड़ी और मादक पदार्थ बना लेते थे। ताड़ी का जो वृक्ष था उसे ताड़ी निकाल लेते थे नारियल के वृक्ष से, और जो महुआ का पेड़ या गन्ने का रस है उससे भी ये मादक द्रव्य बना लेते थे। तो इस प्रकार यहाँ खाद्यान्न की कमी नहीं थी, और मतलब गांव में जो है इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें पैदा होती थी। सेम है, फलों में बैंगन है, और भी अन्य सब्जियां हैं, वो गांव में बिका भी करती थी। देखिए अगला है तकाबी ऋण। तो तकाबी ऋण क्या हुआ करता था, ये किसानों को बीज व खाद, कृषि यंत्र, माने कि जो कृषि यंत्र हुआ करते थे उनको खरीदने के लिए दिया जाने वाला ऋण होता था, तकाबी ऋण। तो तकाबी ऋण किसको दिया जाता था, ये किसानों को दिया जाने वाला एक प्रकार का ऋण था। इसको याद कर लीजिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है तकाबी ऋण किससे संबंधित होता था। तो तकाबी ऋण जो था वो किसानों से संबंधित होता था, ये उनको बीज हैं या कृषि यंत्र खरीदने के लिए उनको दिया जाता था। ठीक है, अगला है देखिए मुकासमा भूमि। तो मुकासमा भूमि क्या होती थी, ये दैवीय आपदा या प्रकोप के कारण या अन्य विपत्ति से जहां फसल नष्ट हो जाती थी उस पर भू राजस्व माफ़ कर दिया जाता था, ऐसी भूमि होती थी, उसको मुकासमा भूमि कहा जाता था। यानी कि ये ऐसी भूमि होती थी जो जिसमें फसल जो है किसी बाढ़ के कारण या सूखा के कारण या अतिवृष्टि या ओलावृष्टि के कारण, यानी दैवीय आपदा के कारण उसकी जो फसल नष्ट हो जाती थी तो उस पर जो था भू राजस्व माफ़ कर दिया जाता था, उसमें भू राजस्व जो है नहीं लिया जाता था उस भूमि पर। तो ऐसी भूमि जो थी वो मुकासमा भूमि कहलाती थी।